नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड है, जिसकी आज ये लास्ट क्लास है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समझने के लिए हम जिस एक्ट को पढ़ते हैं उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेक्शन 29 से आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 29 बात करता है रजिस्टर्स और दूसरे रिकॉर्ड की, जिनको कि मेंटेन किया जाना ज़रूरी है। तो इस धारा के अनुसार प्रत्येक प्रधान नियोजक और प्रत्येक ठेकेदार ऐसे रजिस्टरों और अभिलेखों को रखेगा जिसमें नियोजित ठेका श्रमिकों के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ, उनके द्वारा किए गए काम की प्रकृति, उन्हें दी गई मजदूरी की दरें तथा अन्य ऐसी विशिष्टियाँ ऐसे प्रारूप में रखी जाएंगी जो कि विहित की जाए। उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक प्रधान नियोजक और प्रत्येक ठेकेदार उस स्थान के परिसर के भीतर जहाँ ठेका श्रमिक नियोजित किए जाते हैं विहित रूप में संसूचनाएं ऐसी रीति से जो विहित किए जाएं प्रदर्शित करता रहेगा, जिसमें उनके काम के घंटों के बारे में, उनके कर्तव्यों की प्रकृति के बारे में विशिष्टियाँ तथा ऐसी अन्य जानकारी दी गई होगी जो कि विहित की जाए। तो जो सेक्शन 29 है वो रजिस्टर्स और दूसरे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 बताता है ऐसे विधियों और करारों के बारे में जो कि इस अधिनियम से असंगत हैं, मतलब जो कि इस अधिनियम के विपरीत प्रकृति रखते हैं। तो इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू किसी अन्य विधि में या किसी करार या सेवा की संविधाओं के निबंधनों या किन्हीं स्थायी आदेशों में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए हों या पश्चात, उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी रहेंगे। परंतु जहां स्थापन में नियोजित ठेका श्रमिक ऐसी किसी करार, सेवा की संविदा या स्थायी आदेशों के अधीन किसी मामले के संबंध में उन प्रेस सुविधाओं के हकदार हैं जो ऐसी प्रेस सुविधाओं की अपेक्षा उनके अधिक अनुकूल है, जिनके हकदार वे इस अधिनियम के अधीन होते, वहाँ ठेका श्रमिक इस बात के होते हुए भी कि वे इस अधिनियम के अधीन अन्य मामलों के संबंध में प्रेस सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उस मामले के संबंध में अधिक अनुकूल प्रेस सुविधाओं के हकदार बने रहेंगे। उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ठेका श्रमिकों को यथास्थिति प्रधान नियोजक या ठेकेदार के साथ किसी मामले के संबंध में ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जो उन प्रेस सुविधाओं की अपेक्षा उनके अधिक अनुकूल है, जिनके हकदार वे इस अधिनियम के अधीन होते कोई करार करने से प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो सेक्शन 30 है वो एक तरीके से जो ठेका श्रमिक हैं उनके कल्याण की ही बात करता है कि अगर उनको किसी दूसरे एक्ट में दिए गए किसी प्रोविज़न से ज़्यादा बेनिफिट है तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो ठेका श्रमिक से संबंधित जो एक्ट है उसमें उस चीज़ की मनाही है तो उन्हें वह लाभ नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे भी ठेका श्रमिकों को अधिक लाभ मिल रहा है वह चीज़ उनके प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 31, पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस, विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति। इस धारा के अनुसार समुचित सरकार आपात की दशा में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और निबंधनों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए तथा ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो उन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबंध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या ठेकेदारों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे। अगली धारा है धारा 32। धारा 32 बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, कि इस अधिनियम के अधीन अगर कोई कार्रवाई की गई है तो क्या उसके लिए व्यक्तियों को कोई संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस धारा के अनुसार कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही
किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आश्रयित हो, किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अनुज्ञापन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, सेवक या यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी। अर्थात इस अधिनियम में नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में कोई भी कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई सद्भावनापूर्वक की जानी चाहिए। उपधारा 2 के अनुसार कोई भी वाद या अन्य विधि कार्यवाही किसी भी ऐसी बात से जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आश्रयित हो, किसी नुकसान के लिए जो कारित हुआ है या जिसका उस बात से कारित होना संभव है, सरकार के विरुद्ध नहीं होगी। अगला सेक्शन है सेक्शन 33, निर्देश देने की शक्ति, पावर टू गिव डायरेक्शंस। केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के बारे में उस राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी। सेक्शन 34, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कि किस प्रकार से इस अधिनियम को लागू करने में अगर कोई कठिनाई होती है तो उसके बारे में क्या उपबंध है। तो इस धारा के अनुसार यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों। तो जो कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 35, पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति। इस धारा के अनुसार समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम उनका पूर्व प्रकाशन करके ही बना सकेगी। तो ये तो हमें सभी को पता है कि कोई भी नियम बनाने से पहले, उसका लागू करने से पहले उसका प्रकाशन आवश्यक होता है। उपधारा 2 के अनुसार विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी। अर्थात ए, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनकी पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें, उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और रिक्तियां भरने की रीति। बी, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के अधिवेशनों के समय और स्थान, ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कामकाज करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है और समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस तथा भत्ते। सी, वह रीति जिससे स्थापनों की रजिस्ट्री धारा 7 के अधीन की जा सकती है, जिसके लिए फीस का उद्ग्रहण तथा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र का प्रारूप। डी, धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप और विशिष्टियां जो उसमें होनी चाहिए। ई, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में किए जाने वाले अन्वेषण की रीति तथा वे बातें जिनका अनुज्ञप्ति प्रदान करने या इनकार करने के समय ध्यान रखा जाएगा। एफ, उस अनुज्ञप्ति का प्रारूप जो धारा 12 के अधीन प्रदान या नवीकृत की जा सकेगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीकृत की जा सकेगी। अनुज्ञप्ति के प्रदान या नवीनीकरण के लिए उद्ग्रहित फीस, उद्ग्रहणीय फीस और ऐसी शर्तों के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी राशि का जमा किया जाना। जी, वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्तियों में धारा 14 के अधीन परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा। एच, वह प्रारूप जिसमें और रीति जिसमें धारा 15 के अधीन अपीलें फाइल
की जा सकती हैं तथा अपीलों का निपटारा करने में अपील अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। आई, वह समय जिसके भीतर ठेकेदार द्वारा ऐसी सुविधाओं की उस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखना उस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है और ठेकेदार की ओर से व्यतिक्रम होने की दशा में प्रधान नियोजक द्वारा उस प्रकार व्यवस्था की जाएगी। जे, कितनी और किस प्रकार की कैंटीन, विश्राम कक्ष, शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा। के, प्राथमिक उपचार पेटिका में किस प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। एल, वह अवधि जिसके भीतर ठेका श्रमिक को संदेह मजदूरी धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन ठेके द्वारा दी जाएगी। एम, प्रधान नियोजकों और ठेके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों के प्रारूप। एन, विवरणियों का भेजा जाना तथा वे प्रारूप जिनमें और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी विवरणियां भेजी जा सकती हैं। ओ, ठेका श्रमिक के संबंध में किसी जानकारी या किन्हीं आंकड़ों का संग्रहण तथा पी, कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है। उपधारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने के पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उससे संबंधित जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।